Hi. Hard work puts you where good luck can find you. Today is 18th of April 2022. Let us have a quick discussion of all these important topics. रैपिड जी के यस्टरडे क्वेश्चंस के आंसर्स हैं। फिशिंग कैट स्टेट एनिमल है वेस्ट बंगाल का। स्टेट ऑफ इंडिया जहां पर बोहाग बिहू फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है, द आंसर इज असम। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट लोकेटेड है हाग नीदरलैंड में। क्लाइमेटोलॉजी में चिनूक जो है ये एक वार्म और ड्राई लोकल विंड है रॉकीज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका तरफ। डोल्ड्रम्स लोकेटेड होते हैं लैटिट्यूड ऑफ 5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ ऑफ इक्वेटर। आज के सवाल हैं, हाउ मेनी स्टेट्स इन इंडिया हैव लेजिस्लेटिव काउंसिल विधान परिषद। The National Police Academy is located at which place? Which two states are connected by the Palakkad Gap? Palakkad Gap. National Disaster Authority (NDMA) comes under which ministry? Golden Handshake scheme in India is related with what? So these are 5 questions for today. आज की वोकैबुलरी है डिसलॉज। डिसलॉज का मतलब होता है हटाना, नॉक और फोर्स आउट ऑफ पोजीशन, रिमूव, मूव, शिफ्ट। अपहीवल का मतलब होता है उथल पुथल, अ वायलेंट और सडन चेंज और डिसरप्शन टू समथिंग। सैंक्टिटी का मतलब होता है पवित्रता, द स्टेट और क्वालिटी ऑफ बीइंग होली, सैक्रेड और सेंटली। टिमोरस का मतलब होता है डरपोक, शोइंग और सफरिंग फ्रॉम नर्वसनेस, फियर और अ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। रिक्लूसिव मतलब एकांत प्रिय, अवॉइडिंग द कंपनी ऑफ अदर पीपल, सॉलिटरी। सो ये वोकैबुलरी वर्ड्स हैं आज के लिए। इफ यू कम अक्रॉस एनी अदर इंपॉर्टेंट वर्ड, राइट डाउन दैट वर्ड अलॉन्ग विद इट्स मीनिंग इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। आज के सवाल हैं, आज के 2 सवाल हैं। पहला सवाल है, प्रिपेयर अ नोट ऑन द स्ट्रक्चर, पावर एंड ड्यूटीज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। लक्ष्मीकांत बुक में ये चैप्टर ओपन करिए, सुप्रीम कोर्ट। इस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करिए एंड कंसोलिडेट दिस क्वेश्चन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सेकंड है, प्रिपेयर अ नोट ऑन द बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स, ये जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं इनका लोकेशन, इंपॉर्टेंट फ्लोरा फौना, यहाँ थ्रेट क्या है, एक डायग्राम भी बनाइए एंड रेडी दिस टॉपिक। Prepare a note on the biodiversity hotspots of India. So these are 2 questions for today. So this is the Hindu, Monday, April 18th, 2022. First news है, retirement spree in Supreme Court may affect efforts to scale down pendency. जो कोर्ट सिस्टम है हमारा, जुडिशियल सिस्टम है, यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है? डिले, तारीख पे तारीख, और जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। सो दैट इज वाई जो पेंडेंसी है इसको हटाने का, इसको क्विकन करने का जजमेंट डिलीवरी सिस्टम को एफर्ट्स किए जा रहे हैं। इसके लिए टेक्नोलॉजी का यूजेज है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के यूज से हम कुछ जो रेगुलर टाइप के केसेस हैं उसको राइट डाउन कर सके। सच टाइप ऑफ थिंग्स यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट और जुडिशरी ऑल ओवर इंडिया ट्राई कर रहा है। एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो सुप्रीम कोर्ट में अभी आ रही है वो है शॉर्टेजेस। शॉर्टेज है, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस टाइम पे हो नहीं पा रहा है। सेकंड, जो ट्रांसफर ऑफ जजेस भी होता है फ्रॉम से वन हाई कोर्ट टू अनदर, उसमें भी बहुत ज्यादा बैकलॉग है। ये 2 सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जजेस जुडिशियल सिस्टम ऑफ इंडिया का, कि हम अपॉइंटमेंट टाइम पे नहीं कर पा रहे हैं, और जो दूसरा इंटरनल रेगुलेशन मैकेनिज्म है ट्रांसफर का, प्रमोशन का, एटसेट्रा, इसमें भी डिले होता है। सो दैट इज वाई जो कोलेजियम सिस्टम है, कोलेजियम सिस्टम एट टाइम्स ट्राइड एंड टेस्टेड भी बताया गया है। कोलेजियम सिस्टम से जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है, सैंक्टिटी ऑफ जुडिशरी है, वो मेंटेन होती है। प्रॉब्लम कोलेजियम सिस्टम के साथ ये आती है कि ट्रांसपेरेंसी नहीं है। प्लस कोलेजियम सिस्टम ने जिस नाम को रिकमेंड किया, जो एग्जीक्यूटिव हैं उसके अपॉइंटमेंट में एट टाइम्स डिले करते हैं, तो इससे क्या होता है, ओवरऑल डिले हो जाता है एंटायर दिस अपॉइंटमेंट प्रोसीजर का। आज की डेट में जो सुप्रीम कोर्ट है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे यही आ रही है कि अभी बहुत सारे जजेस का रिटायरमेंट है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस 65 ईयर्स ऑफ एज पे रिटायर होते हैं और 62 इज फॉर हाई कोर्ट। Retirement comes at a time when the court is in the process of steadying itself after particularly brutal waves of the pandemic. तो पिछले कुछ टाइम से इवन जो ऑनरेबल जजेस हैं, कोर्ट्स हैं, ये भी वर्चुअल कोर्ट्स ज्यादा हो रही थी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वर्चुअल कोर्ट। अभी वापस फिजिकल कोर्ट को स्टार्ट करने की बात आई, तो अब प्रॉब्लम ये आ रही है शॉर्टेज ऑफ स्टाफ। Virus refuses to leave for good. The court continue to grapple
continues to grapple with pendency. तो दिस इज देयर, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। स्केल अप करने की जरूरत है एफर्ट्स को। दैट इज वाई कुछ दिन पहले हमने एक और टर्म देखा था, ऑल्टरनेट डिस्प्यूट सेटलमेंट, ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, कि लाइक मीडिएशन के थ्रू या समझौते के थ्रू ऐसे ऑल्टरनेट तरीके ढूंढे ताकि सेट जो केसेस हैं, जो नॉन सीवियर केसेस हैं जिसमें बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर नहीं है या क्रिमिनल ऐसा नहीं है, वो चीजें हम ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के थ्रू सॉल्व हो जाए। तो दिस इज द थिंग, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। बट एक और ट्रुथ है, जस्टिस हरिड इज जस्टिस बरिड। कई बार एडीआर जो होते हैं ये सेटलमेंट कराने के लिए फटाफट जस्टिस डिलीवर हो जाता है, जो यहाँ पार्टीज है उनको जजमेंट समझ में भी नहीं आता। सो दिस इज अगेन वन थिंग कि जस्टिस हरिड इज जस्टिस डिनाइड। So this we need to do. BRICS meet likely in June, India to attend China hosted event. Delhi's confirmation comes weeks after visit of Foreign Minister Wang Yi. Foreign Minister of China का भी इंडिया विजिट हुआ था और दिल्ली का ये confirmation आया है। So this is BRICS. BRICS, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, ये जो कंट्रीज हैं ये कहलाती हैं ब्रिक्स। ब्रिक्स तो अभी का जो कॉन्टेक्स्ट है जियो पॉलिटिक्स में, उसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ऑन द सेम प्लेटफॉर्म आएंगे, रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग और लीडर ऑफ से ब्राजील एंड साउथ अफ्रीका फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस द यूक्रेन वॉर बिगेन। तो अभी इसको फाइनलाइज होने देते हैं, लेट अस सी। इसका जो बैकड्रॉप है ब्रिक्स का, इसी टाइम पर G7 की भी मीटिंग होने वाली है। G7 की ग्रुपिंग में है जर्मनी, फ्रांस, यूएसए, इटली, जापान, कनाडा एंड यूएसए। पहले इसमें रशिया भी था, रशिया को बाहर निकाल दिया गया। तो G7 की मीटिंग भी है। G7 क्या है? ये टॉप इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। ऑल्दो ये जो टॉप इकोनॉमी वर्ड है ये मिसनोमर ज्यादा नजर आता है, बिकॉज इसमें इंडिया और चाइना इंक्लूडेड नहीं है, जो आज की डेट में टॉप इकोनॉमीज है वर्ल्ड की। सो G7 का रेलेवेंस में भी सवाल उठते हैं कि ये इंस्टीट्यूशन क्या रेलेवेंट है। G7 से बेटर तो G20 का रिप्रेजेंटेशन होता है। सो एनीवे G7 की मीटिंग है, ये होगी यहाँ पे एल्प्स जून 26-28 में, कपल ऑफ डेज आफ्टर द प्रपोज्ड ब्रिक्स समिट। अब इन दोनों इवेंट का, बिकॉज इस तरफ ब्रिक्स है इधर G7 है, ये दोनों इवेंट का जो आउटकम होगा वो वर्ल्ड जियो पॉलिटिक्स डिसाइड करने के लिए काफी सिग्निफिकेंट होगा। सो दैट इज वाई ये जो G7 और ब्रिक्स की मीटिंग है दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। Together, BRICS accounts for about 40% of the world's population. This is a huge number. 30% of the GDP, making it a critical economic engine. तो this is BRICS. BRICS का एक और स्पेशलिटी है, यहाँ पे ट्रैक 1, ट्रैक 2 और ट्रैक 3 ऐसे डिप्लोमेसी चलती है। ट्रैक 1 क्या होता है? ट्रैक 1 मतलब ये फ्रंट लाइन है, फॉर्मल डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट होता है। दोनों साइड के जो डिप्लोमेट्स है, हमारे यहाँ के IFS ऑफिसर्स वगैरह, ये डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट है। दिस इज ट्रैक 1। ट्रैक 2 होता है, ये गवर्नमेंट अफिलिएटेड इंस्टीट्यूशंस के थ्रू होता है। गवर्नमेंट अफिलिएटेड इंस्टीट्यूशन एक्चुअली क्या होता है, जब डिप्लोमेट बात करेंगे उससे पहले उसकी बैकग्राउंड रेडी करना पड़ता है। बैकग्राउंड, पूरा बैकग्राउंड की किन मुद्दों पे बात होगा, कंसेंसस कैसे डेवलप होगा, लाइक दैट। वो ट्रैक 2 डिप्लोमेसी काफी इफेक्टिव होती है वो वर्क डिलीवर करने के लिए। तो इसमें गवर्नमेंट अफिलिएटेड इंस्टीट्यूशंस हैं, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज है, बिजनेस काउंसिल्स हैं, एटसेट्रा। ट्रैक 3 में आता है सिविल सोसाइटी एंड पीपल टू पीपल एंगेजमेंट। तो ट्रैक 1 डिप्लोमेसी फॉर्मल चैनल है, बट ये जो ट्रैक 2 एंड ट्रैक 3 है ये सप्लीमेंट करता है ट्रैक 1 डिप्लोमेसी। सो ये ब्रिक्स है, 40% वर्ल्ड पॉपुलेशन, 30% ऑफ द GDP। ये जो एक्रोनिम है ब्रिक्स, ये इनिशियली फॉर्मुलेट हुआ था 2001 बाय इकोनॉमिस्ट जिम ओनील ऑफ गोल्डमैन एंड इसने यहाँ पे इसको टर्म दिया था। ऑल्दो ये जो पहला टर्म है ये ब्रिक था पहले, ब्रिक। साउथ अफ्रीका इसमें बाद में ऐड होगा 2010 में। शंघाई में न्यू डेवलपमेंट बैंक भी है। सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ ब्रिक्स। यूक्रेनियंस डिफाई डेडलाइन टू सरेंडर। दिस इज रशिया यूक्रेन क्राइसिस। कोविड-19 के केसेस बढ़ रहे हैं, इंच अप इन दिल्ली। एडवाइजरी इशूड टू स्कूल्स, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। ये जो टाइम है इसमें हेल्थ फ्रंट पे हमें बहुत केयरफुल रहना है। टेक गुड केयर ऑफ योर हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ और मेंटल हेल्थ। इन तीनों पार्ट को आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, बिकॉज ये जो चीज़ें हैं ये आपके आउटकम को डिसाइड करेगी। सो टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर हेल्थ,
physical, emotional and mental health. So this is the front page of the Hindu. देन जो नेक्स्ट है, दिस इज अबाउट ब्रिजिंग द जेंडर बायस. जेंडर बायस नहीं होना चाहिए, एजुकेशन, वर्क, एवरीवेयर. देन दिस इज एडिटोरियल, टाइम फॉर चेंज. यहाँ बात है आईएमडी. आईएमडी क्या है? इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट. आईएमडी का काम है वेदर का फोरकास्ट करना. सबसे इंपॉर्टेंट काम है मॉनसून का फोरकास्ट करना. मॉनसून कि इस बार मॉनसून नॉर्मल होगा या फिर डेफिशिएंट होगा या सरप्लस होगा. आईएमडी ये फोरकास्ट करता है, बट आईएमडी के जो फोरकास्ट हैं लाइक पूरे सीजन का हुआ है. बट लास्ट टाइम भी हमने देखा था टेम्पोरल और स्पेटियल पैटर्न है, इसमें चेंजेस आ रहे हैं बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट ऑल्टरेशन. सो टेम्पोरल एंड स्पेटियल. टेम्पोरल क्या होता है? टेम्पोरल मतलब जैसे बारिश होनी थी से इन द मंथ ऑफ, जैसे अप्रैल में ही इतनी गर्मी हो गई, से मई में बहुत बारिश हो गई, फिर जून जुलाई नहीं हुआ, अगस्त में बारिश हो गई. सो टेम्पोरल वेरिएशंस आ रहे हैं. स्पेटियल वेरिएशंस भी आ रहे हैं, जहां पहले बारिश नहीं होती थी वहां बाढ़ जैसी हो रही है, जहां पहले बारिश होता था वहां पे ड्राई कंडीशन हो रही है. सो बिकॉज ऑफ दिस टेम्पोरल एंड स्पेटियल पैटर्न जो चेंज हो रहा है, आईएमडी जो है इसको लार्ज पूरे सीजन के फोरकास्ट के बजाय माइक्रो फोरकास्ट करे, जो शॉर्ट टर्म बताए कि कब क्या चेंजेस हो रहा है. माइक्रो जोनेशन वो ज्यादा बेटर होगा फोरकास्ट के कॉन्टेक्स्ट में. तो आईएमडी ने ऑल दो नॉर्मल मॉनसून बताया है 99% है लॉन्ग पीरियड एवरेज का, दैट इज 87 सेंटीमीटर होता है, तो विच इज गुड थिंग. मल्टी स्टेज मॉनसून फोरकास्ट हम करें, डिटेल्स जो है वो वहां पे ज्यादा एक्यूरेटली हम प्रेडिक्ट कर पाएंगे. प्लस इस बार जो बात है, जैसे केरला में 1 जून को मॉनसून आ जाता है. मॉनसून एक्चुअली ऐसा होता है, मॉनसून यहाँ 1 जून को आया, फिर धीरे धीरे उसका प्रोग्रेशन होता है पूरे कंट्री में, ऐसे ग्रेजुअली अप होता है, फिर ग्रेजुअली विड्रॉ होता है. और फिर ये जो पहला वाला मॉनसून था ये था साउथ वेस्ट मॉनसून. जब साउथ वेस्ट मॉनसून पहले प्रोग्रेस हुआ, फिर विड्रॉ हुआ, और इसके बाद फिर नॉर्थ ईस्ट मॉनसून आता है, रिवर्सल ऑफ विंड्स हो जाता है, और इससे कोरोमंडल कोस्ट पे बारिश होती है. दिस इज हाउ इट वर्क्स. वैसे तो इसमें बहुत सारे फिनोमिनन्स होते हैं, जैसे कि अल नीनो का इम्पैक्ट क्या है, या फिर आईटीसीजे कैसे शिफ्ट हो रहा है उसका क्या इम्पैक्ट है, जेट स्ट्रीम्स का क्या इम्पैक्ट है. इन सब चीज़ों को भी हम थोड़े डिटेल में आगे पढ़ेंगे. तो जो फोरकास्ट है वो एक इंडिकेटर है, पब्लिक यूटिलिटी का है कि मॉनसून कैसा आएगा. इस बार का जो मॉनसून है वो अल नीनो का इम्पैक्ट नहीं दिख रहा है. वार्मिंग ऑफ सेंट्रल पैसिफिक, अल नीनो जब होता है तो हमारे यहाँ मॉनसून पुअर होता है. बट एक्चुअली जो मॉनसून है वो बहुत कॉम्प्लेक्स फिनोमिनन है, इसमें इंडियन ओशन डायपोल का भी इम्पैक्ट आता है, पर्सपेक्टिव है. ओवरऑल देखा जाए तो इस बार नॉर्मलसी नजर आ रही है. सेकंड जो डेफिनेशन है एलपीए का, इस बार का जो डेफिनेशन है वो भी इंडिकेट कर रहा है एवरेज रेनफॉल ओवर अ 50 ईयर इंटरवल. और एज पर द नॉर्म्स ऑफ द डब्ल्यूएमओ टू विच इंडिया इज अ सिग्नेटरी शुड बी अपडेटेड एवरी 10 ईयर. तो ये जो लॉन्ग पीरियड एवरेज है जो हमने से 87 सेंटीमीटर बना रखा है, इसको भी हम अपडेट करें तो और एक्यूरेटली प्रिडिक्शन हो सकता है. तो आईएमडी जो है वो अभी एलपीए 89 सेंटीमीटर मान के रखा, एवरेज ऑफ 1951 टू 2000 का अंटिल 2018. अपडेट किया इसे 88 सेंटीमीटर 61 टू 2010, और अब 71 टू 2020 इंटरवल के हिसाब से 87 सेंटीमीटर है. तो आज की डेट में लॉन्ग पीरियड एवरेज कितना है? 87 सेंटीमीटर. 87 सेंटीमीटर इसके आसपास मॉनसून रहता है तो वो हम नॉर्मल मॉनसून मानते हैं. तो ये जो बात अगर देखें ना, तो देखो 1 सेंटीमीटर कम हुआ, पहले 88 था, फिर से पहले 89 था 51 टू 2000, फिर 88 हुआ, और अभी 87 सेंटीमीटर आया 71 टू 2010 का. एक्चुअली ये जो साइकिल चल रहा था ये ड्राई इपोक था, 30 ईयर का ये साइकिल चलता है. तो अब ड्राई इपोक एंड हो रहा है, और अब ये माना जा रहा है 2030-2040 से हमारा वेट इपोक चालू होगा. मतलब अब मॉनसून ज्यादा इंटेंस होना चाहिए इंडिया में. दिस इज प्रिडिक्शन वन थिंग. सो अगेन द पॉइंट इज, जो मॉनसून है इसको प्रिडिक्ट करना इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क. मच लाइक द अपडेट टू द एवरेज, आईएमडी को भी प्रोसेस में अपडेट करना चाहिए. शॉर्टर फोरकास्ट करो ताकि वो एक्यूरेटली फिट भी बैठे, मंथ वाइज, फोर्टनाइट 14 दिन में, लाइक दैट. तो ये ज्यादा बेटर हो पाएगा मॉनसून प्रिडिक्शन. एक्चुअली मॉनसून जो है वो डायरेक्टली लिंक्ड है एग्रीकल्चर में. एग्रीकल्चर में हमने इरिगेशन पैटर्न पढ़ा था रिवीजन क्लास में. इंडिया में मोस्टली जो क्रॉप्स हैं वो रेन फेड है. तो इरिगेशन के लिए मॉनसून सक्सेस होना जरूरी है. तो दिस इज दैट.
time for change. Then this is श्रीलंका एंड नॉर्थ पोल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी. ये आर्टिकल लिखा है वेंकैया नायडू साहब ने, और यहाँ नायडू साहब ने बहुत अच्छा ऐसे लिखा है. नायडू साहब की इंग्लिश भी बहुत ऑसम है. ऐसे एक प्राइमरली है इंडिया की साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है ये एक्चुअली क्या होना चाहिए, दिस शुड बी लाइक कि ये जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करे. और इंडिया का काफ़ी पुराना ट्रेडिशन भी रहा है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, जैसे इजिप्शियन, मेसोपोटामियम, ग्रीक, चाइनीज, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये शुरुआत की सिविलाइजेशन है. ये सिविलाइजेशन भी आगे क्यों बढ़ी, बिकॉज इन्होंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी को किया. तो दिस इज द लॉ ऑफ द नेचर. हमें हमेशा आगे बढ़ने के लिए, जैसे हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज में भी लिखा हुआ है, प्रोग्रेसिव वैल्यूज रखे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में रखे. जैसे जैसे सिविलाइजेशन आगे बढ़ती है, हम जो लेटेस्ट फाइंडिंग है, फैक्ट बेस्ड है, थ्योरी है, वी शुड मूव टूवर्ड्स दैट. तो हमने इसी तरह प्रोग्रेस किया. नोमैडिक हंटर गैदरर लाइफस्टाइल थी, फिर हम सेटल हुए, एग्रीकल्चर सीखा, व्हील सीखा, फायर हमने देखा, और बस फिर हम स्टार्ट हो गई हमारी इवोल्यूशन प्रोसेस. तो ह्यूमन बींग्स को टेक्नोलॉजिकल एनिमल भी कहा जा सकता है. अब एक ऐसे आया था 2013 में कि जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, क्या ये एक पेनेशिया है जिससे हर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी हमारी. अब गैजेट्स भी है, टेक्नोलॉजी भी है, आपके पास मोबाइल इंस्ट्रूमेंट्स इतने सारे अच्छे हैं. अब क्या हम इसके स्लेव बन गए हैं या फिर हमको इसका मास्टर बनना चाहिए. दिस वी नीड टू डू. टेक्नोलॉजी जो है इसका यूटिलाइजेशन करें, मिसयूज नहीं करें. दिस वी नीड टू डू. जैसे ड्रोन्स हैं, ड्रोन्स की कितनी अच्छी यूटिलिटी है. ड्रोन्स का एग्रीकल्चर में अभी डिस्प्ले में हुआ, सर्वेलेंस में हुआ, एसेंशियल मेडिसिन अभी को कोविड के टाइम पे डिलीवर हुआ. तो दिस इज वन थिंग, दिस इज पॉजिटिव यूज. इसका डिस्ट्रक्टिव यूज भी है जो टेररिस्ट एंड एंटी सोशल एलिमेंट्स यूज करते हैं. सो वी नीड टू डिसाइड कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी हमें किस तरीके से यूज करना है. ये जो आर्टिकल है वो प्राइमरली अभी बर्थ सेंटेनरी है, 100 साल. डॉक्टर वाई नायुदम्मा पद्मश्री है रिसिपिएंट. अब आपका जो वर्क है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्क किया आपने लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट में, चमड़ा. तो इससे क्या हुआ, जैसे चमड़ा भी है, शूज से लेके बहुत सारे जो हमारे यूजेज के आइटम्स हैं वो लेदर के होते हैं. इस पे उन्होंने वर्क किया, इस पे एडवांसमेंट किया, तो ये चीज यहाँ पे बताया है. तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मतलब ऐसा नहीं कि बस हाई फाई चीजें हो रहा है कि हमसे मिसाइल्स, टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर्स एटसेट्रा. नो, एज सिंपल एज कि लेदर इंडस्ट्री में भी एडवांसमेंट हुआ, किस तरीके से वेस्टेज कम हो, ड्यूरेबिलिटी बढ़े, कॉस्ट कम हो. दिस इज ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी. अब यहाँ कुछ बहुत अच्छे एथिकल सवाल पूछे गए हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी में. वेदर एस&टी शुड अडेप्ट टू द पीपल और पीपल शुड अडेप्ट टू देम. क्या होना चाहिए. वेदर दे शुड इमर्ज फ्रॉम द फेल्ट नीड्स एंड कंसर्न्स ऑफ द पीपल और शुड बी ड्रिवन फ्रॉम द टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप. What the values are that should guide and govern the pursuit of S&T and their application. क्या values होनी चाहिए, क्योंकि साइंस में भी ethics होना बहुत जरूरी है. एक हमने टॉपिक देखा था कि अब हमारा साइंस इतना एडवांस हो गया है कि हम डिजाइनर बेबीज भी बना सकते हैं. बट इज इट राइट, इज इट एथिकल, दीज क्वेश्चन शुड बी आस्क्ड. How to contain and handle the undesirable consequences of the indiscriminate application of these powerful tools and whose interests those tools should be serving. So these are very powerful questions. इस पे हमें पॉन्डर करना चाहिए, इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी किस तरीके से यूज करें, पॉजिटिव और नेगेटिव. तो साइंस भी जो है ना वो ऐसा नहीं कि आइवरी टॉवर से हम देख रहे हैं, डिस्टेंट है फ्रॉम ह्यूमैनिटी. नो, साइंस इज देयर टू सर्व द ह्यूमैनिटी. दिस वी नीड टू डू. प्रोफेशन जो है, जैसे लेदर इंडस्ट्री को इन्होंने अच्छा बनाया, इकोनॉमिक वायबिलिटी हो. अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ये भी काम होता है कि वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करे एटसेट्रा. फिर यहाँ गवर्नमेंट स्कीम्स प्राइमरली बताया, जैसे प्रधानमंत्री जन धन योजना है, हर घर में एक बैंक अकाउंट है, मोबाइल से कनेक्टेड है. तो इसने कितना अच्छा काम कर दिया जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेनिफिट है उस बिहाफ में. तो जो ये ट्रिनिटी है, मोबाइल, जनधन, आधार, ये एक गेम चेंजर नजर आया है जब डिलीवरी ऑफ बेनिफिट्स का बात आती है. सो अगेन व्हाट इज दिस, दिस इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी. अभी यूपीआई बेस्ड पेमेंट हो रहा है, यूपीआई हमारा वर्ल्ड फेमस है, दिस इज टॉप नॉच. तो यूपीआई ने कितना आसान कर दिया है पेमेंट एटसेट्रा करना, वरना इतना डिफिकल्ट होता था पेमेंट्स एटसेट्रा. सो दिस इज अगेन रियली गुड. थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो साइंटिस्ट हमारे यहाँ थे, जैसे बहुधयाना, आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्ता, भास्कराचार्य, महावीराचार्य, वराहमिहिर, कन्नड़ा, सुश्रुत,
चरक, पतंजलि एटसेट्रा। आपने बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन किया, मिडिवल टाइम्स में भी हमारा ऐसा कंटिन्यू हुआ। सो दिस इज द थिंग, वी शुड अगेन रीविजिट एंड नो कि साइंस किस तरीके से ह्यूमैनिटी का प्रोग्रेस किया है। तो ये बहुत अच्छा आर्टिकल है, इसको एक बार आप रीड करना। ये ऐसे के कॉन्टेक्स्ट से बहुत अच्छा आर्टिकल है, जिस तरीके से इसने समराइज किया है सारे डिफरेंट एस्पेक्ट्स को। तो वेंकैया नायडू साहब ने बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा है। प्लस जो नेशनलिज्म है ये भी होना चाहिए, बट एज अ पॉजिटिव फोर्स। ओके, नेशनलिज्म एज अ पॉजिटिव फोर्स। नेशनलिज्म क्या होता है कि आई लव माई इंडिया इज बेस्ट, बट आई विल नॉट से कि अदर कंट्रीज आर बैड और लाइक दैट, नो, फिर वो जिंगोइज्म हो जाता है। तो व्हाट वी शुड बी डूइंग इज कि we love our India, this is our country, we love our India and we are driven by the benefits of this country। इसके benefits and betterment के लिए हमें वर्क करना है, हम उस philosophy से driven है। this is nationalism, this is nationalism। okay, तो use it as a positive force, rapid progress करो, this we should do। और जो negative factor है इन सबको avoid करना चाहिए। तो ये पूरा है 100 years है बर्थ सेंटेनरी, साइंटिस्ट एंड टेक्नोलॉजिस्ट। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बहुत पावर होता है, इस पावर का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करें। द फिकल बिलियंस ऑफ अवर सुपर रिच, यूके, कोविड के नंबर्स, टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट। देन दिस इज अमरनाथ पिलग्रिम स्टार्ट हुआ है अभी। देन दिस इज द फंक्शनिंग ऑफ द एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट। हम जीएस पेपर 3 पढ़ते हैं तो वहाँ पे एक टॉपिक है मनी लॉन्ड्रिंग। तो यहाँ ईडी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के थ्रू। व्हाट इज एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट? ये आया था 1956 में, 1956 में। ये एनफोर्समेंट यूनिट है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स की। ये क्या करती है? हैंडल करती है, एक्सचेंज करती है, कंट्रोल, मतलब जैसे फेरा एक एक्ट था, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, जैसे बाहर से कुछ फंडिंग फॉरेन एटसेट्रा, उसका मनी लॉन्ड्रिंग तो नहीं हो रहा है, टैक्स इवेजन तो नहीं हो रहा है, एंटी कंट्री एक्टिविटीज में तो यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है। ये सब काम जो था वो एनफोर्समेंट यूनिट डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स का था। तो यहाँ ईडी इस टाइप का वर्क करती है। तो ईडी टुडे इज अ मल्टी डायमेंशनल ऑर्गेनाइजेशन इन्वेस्टिंग इकोनॉमिक ऑफेंसेस अंडर द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट एंड फेरा। तो ये जितने भी केसेस हैं सब रिलेटेड टू मनी लॉन्ड्रिंग है और इधर ईडी का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। तो ईडी का ऑब्जेक्टिव ये है कि अब देखो दो चीज होती है। ईडी प्राइमरली क्या होता है, जैसे लॉन्ड्रिंग क्या हुआ कि सपोज कोई थेफ्ट हुआ, बैंक से थेफ्ट हुआ, फिर वो थेफ्ट को सिस्टम में लाया गया, फिर उससे कुछ मिक्स कर दिया गया और फिर उसको सिस्टम में इंक्लूड कर दिया। तो पुलिस का जो काम है वो पहले दफे रहेगा कि थेफ्ट हुआ है तो वहां चेक करे। बट अगर सिस्टमेटिकली, जैसे बड़े बड़े कॉरपोरेट्स एक्सेट्रा करते हैं, सिस्टमेटिकली अगर वो चीज़ उन्होंने जैसे स्ट्रीमलाइन कर दिया है, टैक्स इवेजन कर दिया है, तो इस चीज़ के लिए फिर एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट आता है। से इसका एक लिमिट भी लगा दिया है कि जैसे 1 करोड़ से ज़्यादा का यहाँ पे है एक्टिविटी, देन फिर एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट वहाँ पे आएगा। प्राइमरली हमें यही याद रखना है कि व्हाट इज एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट। मल्टी डायमेंशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इन्वेस्टिगेट करता है इकोनॉमिक ऑफेंसेस को अंडर पीएमएलए, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर। जैसे अभी कुछ केसेस आए थे, बैंक से लोन ले लिया बहुत सारा और वो लोन लेके कंट्री छोड़ के भाग गए। तो दिस इज लाइक ये जो बात आया यहाँ पे ईडी का मैंडेट आ जाएगा, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट उसको लुक आफ्टर करेगी। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट एंड फेरा, तो दिस इज ईडी। तो ये ईडी है। से जैसे ये कंडीशन है ना, जनरेटेड प्रोसीड ऑफ क्राइम अगर 1 करोड़ से ज़्यादा है तो ईडी फिर यहाँ पर एक्टिवेट होती है और ईडी के पास पावर है, वो फिर यहाँ पे ट्रेल्स को डिटेक्ट करती है। तो दिस इज ईडी, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट। सेक्शन 3 जो है, ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, पर्सन शैल बी गिल्टी ऑफ दिस फाउंड टू हैव डायरेक्टली इनडायरेक्टली अटेम्प्टेड कंसीलमेंट, possession, acquisition, use, projecting this untainted property in any manner। तो ईडी यहाँ पे एक्टिवेट होगी। दिस इज एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट। ये सिलेबस का एक पार्ट है मनी लॉन्ड्रिंग। अब बात क्या आती है कि जैसे इंस्टीट्यूशंस हैं, सीबीआई है या फिर ईडी है, क्या ये पॉलिटिकल मोटिव्स होते हैं, इनके पॉलिटिकल स्कोर सेटल करने के लिए इन इंस्टीट्यूशंस को यूज किया जाता है? क्या ये इंडिपेंडेंट वर्क कर पाते हैं या नहीं, इस बात पे भी क्वेश्चंस उठते हैं। ये स्टेटस है इंडिया का नेशनल साइबर सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, साइबर सिक्योरिटी। जिस टाइप से कोविड-19 के टाइम पे डिजिटल पुश बढ़ा है, साइबर सिक्योरिटी इंश्योर कराना बहुत ज़रूरी है।
तो ये रिपोर्ट आया है अभी, रिपोर्ट का नाम है अमेरिका साइबर सिक्योरिटी फर्म का रिपोर्ट है ऑल्टो नेटवर्क 2021 का, कि जैसे महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा टारगेट हुआ, रैंसमवेयर यहाँ पे ज़्यादा है। तो रिपोर्ट ने ये बताया कि इंडिया इज अमंग द मोर इकोनॉमिकली प्रॉफिटेबल रीजन हैकर ग्रुप का, सो दैट इज वाई उनसे अक्सर रैंसम माना जा रहा है। तो 4 ऑर्गेनाइजेशंस भी यहाँ पे, ये जो सारी चीजें हैं साइबर रिलेटेड क्राइम्स, दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट। इस पे हमने आंसर राइटिंग किया है, एक बार आप सर्च ऑप्शन में देखना, वेबसाइट में बहुत अच्छे इसके आंसर्स दिखेंगे, कंटेंट स्ट्रक्चरिंग एक्सेट्रा एक्सेलेंट है। साइबर साइबर क्राइम्स डॉट जी ओ वी डॉट इन ऑफिशियल वेबसाइट है, उसको एक बार आप जरूर विजिट करो, वहां बहुत अच्छे से इन सब चीजों को मेंशन किया गया है। तो ये चीजें हैं। अब नेशनल साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, तो एक पॉलिसी आई है डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया की, डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया की 22 पेज की एक रिपोर्ट है। इसने क्या क्या बताया, जैसे लार्ज स्केल डिजिटाइजेशन ऑफ पब्लिक सर्विसेज हो रहा है, तो फोकस ये हो, जैसे यूपीआई से लेके एवरीथिंग हमारा सब डिजिटाइज हो रहा है पब्लिक सर्विसेज का, हम हॉस्पिटल से लेके गैस का डिलीवरी हुआ, फोन बिल पेमेंट, एवरीथिंग डिजिटाइज हो रहा है। तो वी नीड टू बी लाइक मोर, जो सिक्योरिटी फ्लॉज हैं उसको प्लग करें और अवेयरनेस बढ़ाएं। डिजिटाइजेशन इनिशिएटिव्स जो हैं उससे इंस्टीट्यूशनल कैपेबिलिटी बढ़ाएं, असेसमेंट इवैल्यूएट सर्टिफाई करें रेटिंग ऑफ कोर डिवाइसेस पे। ये पूरा पेज मैंने अभी नोट्स में लगा दिया है, इसको एक बार आप अच्छे से रिवाइज करना। जैसे यहाँ पे मैंने ये पूरा कॉन्टेक्स्ट का ही पेज लगा दिया है यहाँ पे, जैसे लार्ज स्केल डिजिटाइजेशन ऑफ पब्लिक सर्विसेज करे, सप्लाई चेन में सिक्योरिटी करे, बिकॉज अभी जैसे 5G आ रहा है, आईसीटी यूज होगा, डिवाइसेस इंटरनेट ऑफ थिंग्स होगी, दे विल टॉक टू ईच अदर। हम बहुत सारे जो चिप्स वगैरह आते हैं, क्या वो चिप्स हैं वो मेल फंक्शनिंग तो नहीं है? जैसे 5G के कुछ इक्विपमेंट्स चाइना से लेने की बात थी, बट वर्ल्ड में एप्रीहेंशन ये हो गया कि 5G इक्विपमेंट्स हम चाइना से लेंगे तो ये चाइनीज स्टेट स्पॉन्सर्ड स्पाईवेयर तो नहीं बन जाएंगे, लाइक दैट। क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है, इस पे भी हमने डिटेल में बात किया है, क्रिटिकल इंफ्रा, बिकॉज ये लाइफलाइन होती है कंट्री की। देन डिजिटल पेमेंट इज ऑल्सो वन थिंग, यूपीआई एटसेट्रा। देन स्टेट लेवल साइबर सिक्योरिटी। तो मेन फोकस जो है वो होना चाहिए लार्ज स्केल डिजिटाइजेशन पब्लिक सर्विस, सप्लाई चेन की सिक्योरिटी, क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रा प्रोटेक्शन, डिजिटल पेमेंट एंड साइबर सिक्योरिटी। रिपोर्ट ये बोलती है सबसे पहले तो बजटरी प्रोविजंस बढ़ाओ, ज़्यादा पैसे यहाँ पे हम डाइवर्ट करें। रिसर्च इनोवेशन स्किल बिल्डिंग एंड टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट करो, रिसर्च एंड इनोवेशन। और इसमें हम बहुत अच्छे से प्लेस्ड भी हैं, बिकॉज इंडिया में क्या है, हमारे यहाँ आईटी प्रोफेशनल्स का एक बहुत वर्क फोर्स रेडी है, हम उनको यूटिलाइज करें। नेशनल फ्रेमवर्क होना चाहिए, जैसे नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल, और एक प्रोफेशनल सर्टिफिकेट्स दो, साइबर सिक्योरिटी सर्विसेज लाओ, एक कल्चर बढ़ाओ। क्राइसिस मैनेजमेंट होना चाहिए, साइबर इंश्योरेंस होना चाहिए, साइबर डिप्लोमेसी होनी चाहिए एंड साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन भी होना चाहिए। और इसके लिए है सेक्शन 79A ऑफ द आईटी एक्ट, आईटी एक्ट 2000, दिस इज इंपॉर्टेंट, साइबर क्राइम्स। तो डीएसआई ने ये सारी चीज़ें बताया कि हम जैसे न्यू एज टेक्नोलॉजी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन, आईओटी, ऑटोमेशन, लॉ एनफोर्समेंट, इन सब चीज़ों को फैक्टर इन करके डिजिटल सिक्योरिटी में आगे बढ़े। तो ये कुछ बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं, पूरा पैराग्राफ भी मैंने अटैच कर दिया है, इसको एक बार आप अच्छे से रिवाइज करना कि मेन सेक्टर्स क्या होने चाहिए हमारे साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड। और आपसे सजेशन पूछे ना तो आप इस रिपोर्ट का सजेशन लिख दो, बजट को देखो, रिसर्च को देखो, सर्टिफिकेट्स करो, क्राइसिस करो, साइबर इंश्योरेंस, डिप्लोमेसी एंड इन्वेस्टिगेशन, लाइक दिस। सो दीज आर रेडीमेड पॉइंट्स। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। दिस इज साइबर सिक्योरिटी और ये एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट। दिस इज एलॉन मस्क ट्विटर को परचेज करना चाहते हैं प्राइवेट। दिस ऑल्सो टेल्स वन थिंग कि किस तरीके से ये जो इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी जाइंट कंपनीज बन गई है, इनका मैनेजमेंट ऑपरेशन कैसे होना चाहिए। तो दिस इज वन थिंग। अब जो नेक्स्ट है वो है बाइट द बुलेट। बाइट द बुलेट का मतलब क्या होता है, नो योर इंग्लिश, इंग्लिश इज अ फनी लैंग्वेज। इंग्लिश में बाइट द बुलेट का मतलब होता है he is asking you to do is to be prepared to face a rather unpleasant और tough situation। एक बहुत unpleasant और tough situation है, बट आपको उसको फेस करना है, तो you have to bite the bullet। You have been avoiding it for a while but the time has come for you to face it। आप उसको अवॉइड कर रहे थे अभी तक, बट अब उसको फेस करना पड़ेगा। It can be no longer be avoided। अब तो पढ़ाई करना ही पड़ेगा, bite the bullet। अब टाइम ज़्यादा बचा नहीं है, फुल थ्रॉटल पढ़ना है।
So take a deep breath and force yourself to do something that you don't really want to do. Say रोज 8 से 10 घंटे रोज पढ़ना है. Bite the bullet. When you assure someone of something, you are putting someone's mind at ease by making a promise that something will be done. आप बहुत अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करो. Assurance है कि आपको अच्छे results मिलेंगे. और इंश्योर का मतलब क्या होता है? इट इज लाइक पॉसिबल कैन टू मेक इट हैपन. व्हेन यू इंश्योर समथिंग कि आप एवरीथिंग करोगे उसको होने के लिए. यू विल इंश्योर कि आपके पास, आई विल इंश्योर कि आपके पास सारा स्टडी मटेरियल होगा, एक डिसिप्लिन होगा, सिस्टमैटिकली आपको बस पढ़ना है, एफर्ट्स डालने हैं, अपने साथ एफर्ट्स मैच करना है. सो लाइक इंश्योर और अश्योर दोनों में थोड़ा डिफरेंस है. ये यूनेस्को इंटरनेशनल डे ऑफ फॉर मॉन्यूमेंट से रिलेटेड जैसे एक क्विज है, कुछ अच्छे सवाल है, इसको भी मैं अभी क्लिप इसका टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा. ओके. बाकी हमने जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है वो कई बार देखा है, ये बहुत न्यूज में है, न्यूज़पेपर में ऑलमोस्ट हर वीक हमने पढ़ा है. सो दिस इज इंपॉर्टेंट. जैसे ये कौन सी यूनेस्को हेरिटेज साइट है? आंसर आइडेंटिफाई दिस यूनेस्को हेरिटेज साइट. आंसर इन कमेंट सेक्शन व्हाट इज दिस. सो ये सारी यूनेस्को हेरिटेज साइट हमें पता होनी चाहिए. ओके. चाइना डिप्लॉय कर रहा है यूएवी नियर एलएससी, नॉट गुड. देन इसके बाद बोरिस जॉनसन इंडिया आने वाले हैं, यूके के प्राइम मिनिस्टर. विजिट स्टार्ट होगा गुजरात से. कोड फॉर मेडिकल डिवाइसेस वेलकम. अब सी मेडिसिन में हम क्या देखते हैं, अक्सर हम अज्यूम करते हैं मतलब मेडिसिन मतलब केमिकल्स, मेडिसिन, टैबलेट्स एक्सेट्रा. बट मेडिकल सेक्टर में ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स हैं, जिससे आप बहुत सारी मशीन्स देखते हो, गैजेट्स देखते हो, जिनकी हेल्प से डॉक्टर आपका ट्रीटमेंट करते हैं, ये मेडिकल डिवाइस भी एक बहुत बड़ा $1 बिलियन बिजनेस होता है यहाँ पे. तो यहाँ एथिकल कंडक्ट होना चाहिए. सो कोड फॉर मेडिकल डिवाइसेस वेलकम. एथिकल मार्केटिंग प्रैक्टिसेस रिक्वायरमेंट है. WHO DG अभी इंडिया विजिट करेंगे. इंडिया गेट्स एक्सटेंशन टू सेंड अफगान एड. दिस इज ईस्टर सेलिब्रेशन. इरीडियम, नाउ दिस इज अ कॉज ऑफ वरी. इरीडियम फोन्स जो हैं थर्मल इमेजेस हैं डिटेक्ट हुए जम्मू एंड कश्मीर में. और देखो वही चीज हुआ, यूएस इतने सारे अपने इक्विपमेंट्स अफगानिस्तान छोड़ के गया था और ये सारी चीजें अब रीरूट हो रही है टुवर्ड्स दिस जम्मू एंड कश्मीर. कॉज ऑफ वरी. 15 signatures of this Iridium satellite phone used by US allied forces in Afghanistan और वाईफाई enabled thermal imagery devices, ये टेररिस्ट के पास अब ये पहुंच रहे हैं. ये एक्चुअली वॉर अगेंस्ट टेररिज्म में यूज होना था, बट अब ये मिलिटेंसी हिट कश्मीर वैली में आ रहे हैं. दिस इज अ बिग कॉज ऑफ वरी. तो ये प्रॉब्लम है. इरिडियम सैटेलाइट के फोन यहाँ पे मिले. अब इतने लेटेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट गैजेट्स मिल रहे हैं. दिस ऑल्सो टेल्स कि किस तरीके से ये पूरा कोलिजन चलता है. ये यहाँ से दिस अवर नेबरिंग कंट्री एंड दिस. सो द पॉइंट इज दिस अवर सिक्योरिटी फोर्सेस शुड बी वेरी अलर्ट टू वार्ड ऑफ सच टाइप ऑफ न्यू थ्रेट्स, बिकॉज इनको स्टेट ऑफ द आर्ट वेपनरी यहाँ पे इजीली मिल गया एंड ऑल बिकॉज ऑफ दिस फ्लॉप यूएस पॉलिसी ऑफ अफगानिस्तान. सो दिस हैज क्रिएटेड अ बिग प्रॉब्लम फॉर अस. नाउ सैटेलाइट के जैसे फोन है, ये यूएस सब डंप करके भाग गया अफगानिस्तान से और ये सब अब रॉन्ग हैंड्स में पहुंच गए. बॉडीज सच एज नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, एनटीआरओ, डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसीज है, इनको टास्क दिया गया है अब इन सबको फाइंड आउट करो, न्यूट्रलाइज करो. 2008 का जो अटैक हुआ था तब डायरेक्टरेट जनरल ऑफ शिपिंग ने फर्स्ट रिस्ट्रिक्टेड यूज ऑफ इरिडियम एंड दिस सैटेलाइट फोन इंफ्रास्ट्रक्चर डिटेक्ट किया था. एक्चुअली नॉर्मल फोन्स वगैरह तो टैपिंग वगैरह हो जाता है, हमारी एजेंसीज उसको डिटेक्ट कर लेती है, बट ऐसे स्टैंड अलोन सैटेलाइट फोन है उनको ट्रैक करना डिफिकल्ट है. सो दैट इज वाई दिस इज अ कॉज ऑफ वरी कि ये पैरेलल में इस टाइप के स्टेट ऑफ द आर्ट गैजेट्स का एक्सेस मिल पा रहा है मिलिटेंसी इन जम्मू एंड कश्मीर को. इंटरनल सिक्योरिटी. देन असेस क्रेडिट रिस्क. श्रीलंका को अब IMF पैकेज की जरूरत है $4 बिलियन का, प्रोबेबली मिल भी जाएगा, बट श्रीलंका को अपनी हैबिट्स, अपने स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे. देन दिस इज नेक्स्ट पेज और ये है स्पोर्ट्स. सो दिस इज द हिंदू न्यूज़पेपर. नाउ लेट अस डिस्कस आंसर डिस्कशन. आज हम डिस्कस करेंगे 15 अप्रैल. तो दिस इज 15 अप्रैल 2022. 2 सवाल थे. इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे रोल बनाना था, इसका नोट बनाना था, रोल एंड ड्यूटीज. सेकंड था ज्योग्राफी ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया. सो लेट अस बिगिन. फर्स्ट आंसर है बाय आशा. ECI इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट है. चुनाव का अभी बहुत टाइम है. इलेक्शन कमीशन ने जो रिफॉर्म्स सजेस्ट किए, कंडक्ट कराया, ऑल्दो आवर ECI इज एक्सेलेंट, वर्क एथिक्स बहुत अच्छे हैं,
इन सब के बारे में रोल्स एंड ड्यूटीज हमें यहाँ पे कलेक्टिवली कंसोलिडेट करना था। तो ईसीआई क्या है, ये सब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। किस आर्टिकल में लिखा है, कंपोजिशन क्या है, जैसे सीईसी क्या होता है, ईसी क्या होता है, अपॉइंटमेंट क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। देन पावर्स एंड फंक्शंस में अलग अलग हेडिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव, एडवाइजरी, क्वाजी, रोल एंड मैंडेट ऑफ ईसीसी, सच अ गुड स्टाइल। कॉमिटीज बताया, फिर रीसेंट डेवलपमेंट, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग एंड प्रेजेंट सिचुएशन। अब एससीसी इंडिपेंडेंट कैसे वर्क करे, बिकॉज इलेक्शन फेयर एंड इंडिपेंडेंट कराना बहुत जरूरी है। फ्रीबीज में हम क्या इनिशिएटिव लें, अब ये देखिए, स्वीप, सी विजिल, देन मीडिया सर्टिफिकेशन एंड डिजिटल इंडिया प्रोग्राम, सच अ गुड आंसर। दिस इज हाउ वी शुड अप्रोच, कि हम क्वेश्चन अच्छे से पढ़ें, वो टॉपिक अच्छे से तैयार करें और उसको हम लिख लें। ये जो लिखना है ना, दिस इज एप्लीकेशन पार्ट, इससे मल्टीपल बेनिफिट हो रहा है। एक तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, आप इतनी सारे पेजेस लिख लो, आंसर्स लिख लो, उसको रिवाइज करो, आपको बहुत कॉन्फिडेंस आएगा। सेकंड, हम अगर लिखते हैं तो चीजें कंसोलिडेट हो जाती है, एक्चुअली में आपको लिखना ही है मेन एग्जामिनेशन में। सो डू दिस एक्सरसाइज, इससे मल्टीपल बेनिफिट है, स्टेबिलिटी आएगी आपकी ओवरऑल प्रिपरेशन में। ओके, अब जैसे ये सेकंड है, ज्योग्राफी ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स। प्लेन्स में क्या है, इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र, ये पूरे बताए। फिर आपने देखो जियोमॉर्फोलॉजी नॉर्दर्न प्लेन्स की कैसे होती है, सच अ गुड आंसर। और ये सारे सब्जेक्टिव आंसर्स होते हैं, इनका कोई सेट पैटर्न नहीं होता है, आप अपना दिमाग लगाओ और बेहतर कैसे हो सकता है, थिंक लाइक दिस। जितना आप सोचोगे, इनोवेट करने की कोशिश करोगे, खुद का ब्रेन यूज करोगे, उतना ही आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा, दिमाग चलेगा। दिस इज सच अ गुड आंसर, वेरी गुड। सो ये सारे प्लेन कर दिए, अब इसी से एक एमसीक्यू तैयार हो जाएगा। सी, सच एन एफिशिएंट एक्सरसाइज, इससे क्या बहुत स्पीड से हम बहुत सारी चीजें कवर कर पा रहे हैं। दिस इज रियली गुड। मीनू, अब ये डायग्राम देखो, कितना अच्छा डायग्राम है, ये पूरा यहाँ पे बनाया। लर्न टू ड्रॉ सच टाइप ऑफ गुड डायग्राम्स। इंट्रोडक्शन, भाबर, तराई, भांगर, खादर, डेल्टा, राजस्थान, पंजाब, अब गंगा के प्लेन के सिग्निफिकेंस एंड दोआब भी बता दिए, दो रिवर के बीच का, वंडरफुल। देन रत्नाप्रिया, दिस इज ऑल्सो गुड। इलेक्शन कमीशन, सी कितना अच्छे से बताया, आर्टिकल्स क्या है। ये पॉलिटी का सवाल है, राइट पॉलिटी, राइट पॉलिटी, राइट कॉन्स्टिट्यूशन, गुड। कंपोजिशन, विजन, देन टेन्योर, इंडिपेंडेंस, टर्म्स एक्सेट्रा, एक्सीलेंट। देन गुड गवर्नेंस के प्रिंसिपल्स, न्यूज एंड लेटेस्ट करंट अफेयर का लेयर, इससे आंसर यूनिक हो जाता है, गुड। देन सेकंड, प्लेन्स के बारे में बताया, टाइप्स ऑफ प्लेन। अब देखो, ये ज्योग्राफी आपने अच्छे से पढ़ लिया। अब इट डजेंट मैटर ये सवाल आपका स्टेट पीएससी में आएगा या यूपीएससी में आएगा या किसी दूसरे एग्जाम में आएगा, ज्योग्राफी तो ज्योग्राफी है, एवरीवेयर वो सेम रहेगी। सो डू दिस, वेरी गुड। मीनू, दिस इज अगेन सो गुड। कंपोजिशन क्या है, ईसी का, पावर्स एंड फंक्शंस, ऐसे आप चैप्टर 3 बार पढ़ लो, बट एक बार लिख के देखोगे, थोड़े एमसीक्यू सॉल्व करोगे तो चीजें आपको याद रहेगी, रिटेंशन रहेगा आपको। Ram Naresh, this is again excellent copy. Election Commission क्या है, now see this is style, such a good style. Role of EC, mandate, vision, goal, अब see constitutional provision, सारे articles भी याद हो गए हमें. This is really good. Concept क्या है, free fair election का, objectives, obstacles, way forward, conclusion, structuring, focus on the structuring. इस copy का राम नरेश की जो structuring होती है वो बहुत अच्छी होती है, जिस तरीके से different aspects cover किए जाते हैं. नॉर्दर्न प्लेन्स क्या है, वाई सो इम्पोर्टेंट, अब सी डायग्राम भी बहुत अच्छा बना है। फीचर ऑफ नॉर्दर्न प्लेन, फिजियोग्राफिक, दिस इज एक्सीलेंट। अलूवियल, देन रीजनल सिग्निफिकेंस, चैलेंजेस, कंक्लूजन। सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते हैं ना, तो क्या केवल किताबें पढ़ के आप अच्छा सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हो, केवल कोडिंग की बहुत सारी किताबें पढ़ ली, नहीं ना, आपको एप्लीकेशन करना पड़ेगा, कोड एक्चुअली में लिखना पड़ेगा। सो दिस इज द राइटिंग पार्ट, आप बहुत सारी चीजें कर लो, जब तक लिख के नहीं देखोगे आपका एप्लीकेशन नहीं होगा, रिफाइनमेंट नहीं आएगा। सो यू हैव टू राइट। शुभम, दिस इज अगेन सो गुड। इलेक्शन कमीशन, सी स्ट्रक्चरिंग, कंटेंट, प्रिसाइज, एवरीथिंग इज रियली रियली गुड। पावर्स बताए, अब इससे एक एमसीक्यू भी बन जाएगा। सी अभी रिसेंट इनिशिएटिव्स भी हो गए, एक्सीलेंट। ये डायग्राम है, नॉर्दर्न प्लेन, पंजाब, गंगा, ब्रह्मपुत्र, भाबर, खादर, तराई एंड भांगर, एक्सीलेंट। प्रेरणा, दिस इज अगेन सो गुड, कितना नीट एंड क्लीन वर्क है, लर्न दिस थिंग। पंजाब, देन ये पॉइंट्स है, नंबरिंग करो 1 2 3 4। गंगा का प्लेन है, देन इसके सी दिस डायग्राम, ये क्या है, ऐसा क्रॉस सेक्शनल डायग्राम बनाया, दिस इज रियली गुड। गंगा का डोआब, रोहिलाखंड, मालवा, बस इधर से एमसीक्यू आ जाएगा। सी द मैप, मैप इज ऑल्सो रियली रियली गुड। रिया, दिस इज ऑल्सो वेरी गुड। सी शुरुआत में ही मैप है, ज्योग्राफी मतलब मैप, और मैप भी शुरू में आ जाए तो बहुत अच्छा है।
राजस्थान, सेंट्रल, ईस्टर्न, ब्रह्मपुत्र, ये सारे कीवर्ड्स याद हो गए और इससे अब एमसीक्यू भी हो जाएगा हमारा। गुड। ECI, look at this style, this is really good, this is what peer learning is, peer learning, learn from each other कि इतना अच्छा आंसर है, मैं भी इससे अच्छी चीजें सीखूं, have this, develop this attitude, इससे बहुत रैपिडली आपकी प्रोग्रेस होगी। हरजिंदर, दिस इज अगेन सो नाइस, कितना कंसिस्टेंसी से आप लिख रहे हो, पंजाब, हरियाणा, गंगा प्लेन, राजस्थान प्लेन, ये चीजें याद हो जाएगी। आप इधर ना अंडरलाइन भी करो जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे यहाँ पे थोड़ी थोड़ी जगह पे अंडरलाइन करें, यहाँ पे जैसे ये किया सिंध, दोआब, रचना, वेरी गुड, दिस इज रियली रियली गुड। मैप तो होना ही चाहिए। देन सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वेरी नाइस। आरती, दिस इज अगेन रियली गुड, इलेक्शन कमीशन बताया, इंडिपेंडेंस, वे फॉरवर्ड, फाउंडेशन, ऑब्जेक्टिव्स, विजन, देन गाइडिंग प्रिंसिपल्स, लिमिटेशन और करंट अफेयर्स की आज की डेट में ईसीआई किस डायरेक्शन में मूव हो रहा है, टेक्नोलॉजी को कैसे इम्बाइब कर रहा है। प्रियंका, इलेक्शन कमीशन बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है, सब अच्छे से रिवाइज कर लिया हमने, सैलरी, टर्म्स, है ना। अब इसके हमें एमसीक्यूज भी सॉल्व करने हैं, ट्राई टू सॉल्व एटलीस्ट 50 एमसीक्यूज एवरी डे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हमने पढ़ा, अब उसका एप्लीकेशन करो, एमसीक्यू सॉल्व करो तो चीजें और अच्छे से याद होती। देन रिया, दिस इज ईसी, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस बताया आपने, सी ये सारे आर्टिकल्स याद हो गए, फंक्शंस, चैलेंजेस, वेरी गुड। देन ये ईस्टर्न घाट्स हैं, ईस्टर्न घाट्स, ज्योग्राफी, हिल, वेरी नाइस, मैपिंग का पार्ट कवर हो गया, वेरी गुड। देन दिस इज नेक्स्ट वन, अब सी दिस मैप, दिस इज रियली रियली गुड, ज्योग्राफी ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स, सी कितना अच्छे से बताया, ये सारे प्लेन्स, नॉर्दर्न प्लेन्स, डेक्कन एंड ऑल, यही तो फिजियोग्राफिक डिवीजन है इंडिया का, और ये चीज याद हो गई हमें, एक्सेलेंट। इवोल्यूशन कैसे हुआ, भाबर, तराई, भांगड़, एटसेट्रा, वेरी नाइस, चैलेंजेस। अब ये ममता, ममता ने भी बहुत अच्छा आंसर लिखा है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, कंपोजिशन, रिमूवल, एडमिनिस्ट्रेटिव, क्वाजी जुडिशियल, एडवाइजरी, वेरी गुड, दिस इज रियली रियली गुड। वे फॉरवर्ड एंड कंक्लूजन, बहुत कंटेंट रिच होता है आपका। अब जो भी हम लिख रहे हैं ना, ये पेजेस घूमने नहीं चाहिए, इनको डेली आप फाइल करो सारे जो ये पेजेस है, और उसको सैटरडे संडे बहुत अच्छे से रिवाइज करना है हमें। रिवीजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कंसोलिडेट करना है। Then Rajya, this is really good. Election Commission of India. See the style, presentation skills, awesome है. Democracy, election, very good. Then Article 324, 325, 6, 7, 9. Election Commission क्या होता है? See the style, this chart, 1950 and this. See, ये सीखना है हमें, कम शब्दों में इफेक्टिवली हम कैसे चीजों को प्रेजेंट कर पाते हैं। मेंस में कंटेंट तो इम्पोर्टेंट है, बट प्रेजेंटेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चरिंग देखो, इंपॉर्टेंस, इंक्लूसिव, वोटर फ्रेंडली, चैलेंजेस, वंडरफुल कॉपी, वेरी गुड। शीतल, दिस इज अगेन सो गुड, आपकी राइटिंग भी बहुत अच्छी है। तो इलेक्शन कमीशन क्या है हमने ये बताया, बैकग्राउंड बताया, 3 to 4, 5, 6, 7, 8, 9, वेरी नाइस। फिर स्ट्रक्चर बताया। अब हमें ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू भी सॉल्व करने हैं इससे। लक्ष्मीकांत बुक में ही पीछे बहुत सारे एमसीक्यू दिए हुए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में भी, और अलग से सेपरेट क्वेश्चंस, ट्राई टू सॉल्व देम। रजिया, दिस इज अगेन सो गुड। नॉर्दर्न प्लेन्स बताए, डायग्राम, ज्योग्राफी का मतलब होता है डायग्राम। नॉर्दर्न प्लेन्स, ओरिजिन, सी, क्रॉस सेक्शनल, फिर इसके बाद क्लासिफिकेशन बताया। देन सी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, और बहुत अच्छे से रिवाइज भी हो जाएगा जिस तरीके से शॉर्ट नोट्स बने हैं, दिस इज रियली गुड। दमन, दिस इज अगेन रियली रियली गुड, कितना अच्छा राइटिंग हो गया है आपका, हैंड राइटिंग भी बहुत इंप्रूव हो गया है, दिस इज रियली गुड। मैप भी ऑसम बना रहे हो, वेरी नाइस। स्ट्रक्चर, दिस इज सो गुड, आई एम सो हैप्पी। Then this is Ganga Plain, Brahmaputra. Then see cross sectional, very nice. Akanksha, this is again really good. आपने निर्वाचन आयोग के बारे में बताया, संरचना, चैप्टर को अच्छे से पढ़ो, उसको लिखो और उसके एमसीक्यू सॉल्व करो। पीछे लक्ष्मीकांत में जो एमसीक्यूज दिए हैं, ट्राई टू सॉल्व देम, इससे चीजें रिटेंशन ज्यादा होगा, एप्लीकेशन पार्ट। देन दिस इज अगेन रियली गुड। मैदान, उत्तरी मैदान बताए, मैप बनाया, वेरी गुड। देन नदियाँ, विशेषताएं, इससे बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे एमसीक्यू आना। हिमालय, भाबर, तराई, एक्सेलेंट, वेरी नाइस। देन दिस इज मैप अगेन, मैप वर्क बहुत अच्छा है आपका। खादर, भांगर, मैदान, वेरी नाइस। धनाक्षी, दिस इज आर्टिकल 324, कंपोजिशन, देन नोट 16, 1889, October 1989, इंडिपेंडेंस, फंक्शंस, विजन, मिशन, रोल ऑफ ईसी, वेरी नाइस, रोल ऑफ ईसी।
अब ये ईसी है, बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है, आपके पास लक्ष्मीकांत बुक है, रिवाइज इट मल्टीपल टाइम्स और इसमें करंट अफेयर्स की लेयर्स भी ऐड करनी है। एक बार ईसीआई की वेबसाइट भी आप विजिट करना। एंथनी, दिस इज इलेक्शन कमीशन इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। ईसीआई की वेबसाइट जरूर विजिट करना, बहुत अच्छा कंटेंट है उसमें, अबाउट एंड रीसेंट इनिशिएटिव्स में बैकग्राउंड बताया, और स्टैंडर्ड बुक जो है वो तो अच्छे से पढ़ना ही है, ईसीआई से हर एग्जाम में सवाल आता है। दिस इज गुड। स्ट्रक्चर बताया आपने, गुड। प्रोसीजर ऑफ रिमूवल फंक्शंस, तो सी कितना एफिशिएंट मेथड है, हमारा पूरा चैप्टर रिवाइज हो गया, इंपॉर्टेंस भी बता दी हमने, वेरी गुड। मेजर चैलेंजेस, अब नाउ सी स्पेसिंग कितना अच्छा हो गया, कॉपी अच्छी दिख रही है, 4th पॉइंट 5th एंड 6th स्पेसिंग गुड, वे फॉरवर्ड है। एंड देन इसके बाद मैप, मैप वर्क में तो आप बहुत अच्छे हो, यू आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, दिस इज रियली गुड। देयर नॉर्दर्न प्लेन बताया, पंजाब इंट्रोडक्शन ओवरव्यू, फिजियोग्राफिक, तराई एंड भांगर, वेरी नाइस, सारे 1 बाय 1 पॉइंट्स बताए, डेल्टा फोना फ्लोरा एंड इम्पॉर्टेंट रिवर। सी इतना इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है ज्योग्राफी का वो हमारा कवर हो गया, एक्सेलेंट। शुभांगी, दिस इज अगेन रियली गुड, हमने प्रिपेयर किया नॉर्दर्न प्लेन, आपकी ज्योग्राफी बहुत अच्छी है, दिस इज रियली रियली गुड। देन सी दिस इज द स्टाइल, सी कैसे बना, तो ऐसे हमें सोचना है कि हम कैसे ज्योग्राफी को यूज कर पाए, डायग्राम्स को, उसके कंटेंट को, वेरी नाइस। ओरोजेनी, सी द डायग्राम, रियली गुड, मैप एक्सीलेंट वर्क, सी क्रॉस सेक्शनल, वेरी गुड। देन पंजाब प्लेन, पंजाब, तो हमारा बहुत स्पीड से इतना बड़ा सिलेबस कवर हो गया, ऐसे हम पढ़ने बैठते तो उसको एक हफ्ता लग जाता है, बट हमने एक दिन में ही ये पूरा रेडी कर लिया, एक्सेलेंट, दिस इज द वे वी शुड स्टडी, ऑलराइट। सो इसी तरीके से पढ़ना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी सेफ।